क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा और क्या क्या आपको पढ़ना है, लिमिटेड चीजें पढ़नी है, यानी कि एक वीडियो में एक चैप्टर आपका कंप्लीट इसमें मैं कराऊंगा बहुत आसानी से आपको। तो चैप्टर जो है चैप्टर वाइज इसमें हम देखने वाले हैं। तो 7 और 8 यानी कि कुल 15 चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो 15 क्लासों में आपके ये राजनीति विज्ञान जो कक्षा 12 की 2 पार्ट में दिया गया है, ये कंप्लीट हम इसको कर लेंगे। ठीक है भाई। तो ये जो क्लासें रहेंगी आपकी सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो रहेगा, सीबीएसई, इसके अलावा यूपी बोर्ड, इसके अलावा अदर बोर्ड जितने भी हैं, उन सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लासें आपकी होने वाली हैं। एग्जाम आपके लगभग 17 और 18 फरवरी से स्टार्ट होंगे, यूपी बोर्ड के भी लगभग, और सीबीएसई बोर्ड के तो स्टार्ट होने ही आपके। तो सभी उन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये क्लासें आपकी मैंने बनाई है, लेटेस्ट वीडियो है अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस जो आया है उसको ध्यान में रखते हुए नए सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें। और एग्जाम में ये मान के चलो कि आपका एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग राजनीति विज्ञान से यानी कि पॉलिटिकल साइंस से, तो इसमें आपका 80 नंबर का पेपर होगा। और 80 नंबर में से लगभग ये मान के चलो कि 70 से 75 नंबर का आपका यहां से लगने वाला है। इन वीडियो से आपका 70 से 75 नंबर के आसपास यहीं से आपका कवर हो जाएगा। तो इन वीडियो के अलावा अगर आप और कुछ भी नहीं पढ़ते तो आपका जो है आप आसानी से 70 से 80 या 90% के आसपास तक भी एग्जाम में नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो इन वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो एग्जाम से पहले 2 बार 3 बार या 4 बार जितनी भी बार आप इनको देख सको इनको देखो। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको नोट्स भी करना है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं इसमें से जो डेट वगैरह हैं, कुछ नाम हैं, तो उनको आप साथ साथ नोट भी करते चलें ताकि आप एग्जाम के समय उनको भूल ना पाए, वे आपके आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 दिया गया है भाग 1 में, वो है द्विध्रुवीयता ध्रुवीयता या दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। आप सभी जानते हैं कि सोवियत संघ और आपका यूएसए, ये दो ऐसे महाशक्तियां थी उस समय की जिनके द्वारा जो है 1945 से लेकर लगभग 1951 तक शीत युद्ध का दौर रहा। तो उसी के बारे में बात करेंगे, इन दोनों देशों के बारे में बात करेंगे। और सोवियत संघ के, विशेष रूप से सोवियत संघ के बारे में बात करनी है। सोवियत संघ का निर्माण कैसे हुआ, विघटन कैसे हुआ, क्या इसके परिणाम रहे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सारे टॉपिक हम जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर पहला जो चैप्टर रहेगा उसे कंप्लीट तरीके से हम इसमें करेंगे कवर भाई। तो द्विध्रुवीयता ध्रुवीयता का अंत की बात करें तो इसको जो है सोवियत संघ के पतन की एक कहानी को इसमें दर्शाया गया है, जिसने शीत युद्ध के दौर को समाप्त कर दिया। यह बताता है कि यह महाशक्ति क्यों कैसे टूटी और दुनिया पर इसके क्या परिणाम हुए। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है, ये जोन जोन से टॉपिक आपके दिए गए हैं वे आपके सामने मैं इसमें लेकर आया हूं। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें सोवियत संघ की, कि सोवियत संघ है क्या या सोवियत प्रणाली है क्या, यूएसएसआर है क्या, इसके बारे में देखना है। फिर सोवियत संघ के पतन के कारण क्या रहे, तो उसके पतनों के बारे में बात करेंगे, जो आंतरिक कमजोरियां रही, ठीक है, गोरबाचोव के सुधार जो रहे उनके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फिर इसमें अगला टॉपिक दिया गया विघटन के परिणाम, तो इसका विघटन कैसे हुआ उसके परिणाम देखेंगे। शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ उसके बारे में भी देखना है। दो महाशक्तियों के बीच दशकों से चली आ रही जो आपकी सैन्य और वैचारिक टकराव था वो समाप्त हुआ था किसके बाद, ध्रुवीयता के अंत के बाद। इसके बाद शोक थेरेपी क्या है, इसके दर्दनाक अनुभव क्या रहे उसके बारे में बात करेंगे। साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ध्रुवीयता और विश्व का उदय उसके बारे में, सॉरी, एक ध्रुवीय विश्व का उदय कैसे हुआ, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और फिर भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़े और रूस के साथ भारत के कौन कौन से व्यापार होते हैं, क्या भारत को लाभ होता है, क्या भारत को हानि है, ठीक है, तो क्या उससे रूस को फायदा है और क्या भारत को फायदा हो रहा है, उन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 जो दिया गया है आपका पॉलिटिकल साइंस का, ये आपका जो है एनसीईआरटी की बुक है, तो इसमें आपका सबसे पहला चैप्टर दिया गया है द्विध्रुवीयता ध्रुवीयता का अंत। तो इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं द्विध्रुवीयता ध्रुवीयता के अंत में, जितने भी टॉपिक हैं पूरे चैप्टर में, वे सभी मैंने इसमें कवर आपके किए हैं। तो कुल मिलाकर इन सब को कवर करना है हमको इस वीडियो में, और उन सब के बारे में बात करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे लॉन्ग आए, शॉर्ट आए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आए, या आपका इस वीडियो से बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। और भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए लाभदायक है, तो आप इनको जो है लाइक भी कर सकते हैं। और देखो ऐसा नहीं कि केवल ये आपका कक्षा 12 के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए लाभदायक है, इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस से जो नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं या पॉलिटी जो पढ़ते हैं, ठीक है, देखिए
एग्जाम कोई भी हो, कंपटीशन का एग्जाम हो या फिर आपका 12th क्लास की हो, आर्ट वालों के बच्चों की बात करें तो उन सब में आपका पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो उन सब के लिए भी ये लाभदायक होने वाली है क्लास आपकी, क्योंकि कक्षा 12 की एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह दी जाती है, 11 और 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लासें लाभदायक होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि केवल कक्षा 12 के लिए तो है ही है, 12th वाले बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल जो है आपकी रामबाण क्लास रहने वाली है, क्योंकि अभी एग्जाम में इतना ज्यादा टाइम रह नहीं रहा। लगभग ये मान लो कि आज आपकी कितनी 19 तारीख हो चुकी है, 19 तारीख तो ये, इसके अलावा आपका और 17 से 18 दिन आपके आगे हैं, तो कुल मिलाकर आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। तो अब अगर आप जो है इन वीडियो को भी देख लोगे तो आसानी से आप जो है एक अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हो। चलिए भाई, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। दो ध्रुवीयता का अंत, एक महाशक्ति का विघटन और एक नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ था, ये आप सभी जानते ही हैं। अब बात करेंगे सोवियत प्रणाली की। तो सोवियत प्रणाली है क्या? देखिए, सोवियत प्रणाली जो है एक महाशक्ति का आधार थी। मैं थोड़ा सा जो है आपको इसमें समरी के बारे में बता रहा हूं थोड़ा सा, कि भाई सोवियत प्रणाली क्या थी या सोवियत संघ क्या था या यूएसएसआर किसे कहा गया, यूएसएसआर किसे कहते थे। देखो, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप में, इधर यहां से लेकर देखो, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा एरिया जो मैं मार्क इसको कर रहा हूं, ये ही आपका कहलाया क्या, सोवियत संघ। ये पूरा क्षेत्र था, ये तुर्की तक लगा हुआ इधर, और ये पूरा एरिया, इसी को कहा गया है यूएसएसआर। इसी को यूएसएसआर या सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ये जो आप चॉकलेटी रंग में देख रहे हैं ना नक्शा एसआरआरटी, यही था आपका सोवियत संघ। तो ये सोवियत संघ था, इसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी इसके बारे में बात करेंगे। चलिए जी, अब देखते हैं। देखो, ये सोवियत प्रणाली क्या थी कि एक महाशक्ति का आधार था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, 1945 में। तो 1945 के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के प्रभाव में आए। ये पूर्वी देश हैं सारे इधर के भी, और ये वाले पश्चिमी देश हैं सभी इधर के। इधर देखोगे ये वाले सारे पश्चिमी देश हैं और ये पूर्वी देश हैं। तो पूर्वी देश क्या हुआ, ये सोवियत संघ के प्रभाव में आए, यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने सोवियत संघ के साथ मिलकर एक नए समूह का गठन किया, जिसको सोवियत प्रणाली या दूसरी दुनिया, ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि दूसरी दुनिया या समाजवादी खेमा किसे कहते हैं, तो सोवियत प्रणाली या सोवियत संघ को ही दूसरी दुनिया या समाजवादी खेमा के नाम से जाना जाता है। इस खेमे का जो नेता था वो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर था। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करें तो साम्यवादी पार्टी एक दलीय शासन और किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें सोवियत प्रणाली की, तो सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक व्यवस्था लिख सकते हैं आप कि भाई सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी। इसकी विशेषता थी राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी कि यहां पर केवल एक ही दल का प्रभाव था और उस दल का नाम था साम्यवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसी दल का प्रभाव रहा और किसी अन्य दल को भी यहां आपका सत्ता में नहीं आने दिया इस दल ने। जैसे आप कह सकते हैं कि 2014 से 2000 अभी फिलहाल 26 चल रहा है, तो बीजेपी पार्टी जो है भारत में एक तरह से जो है कह सकते हैं क्या है कि एक दल का शासन चल रहा है। उसी तरह से आपका 1950 से लेकर या 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था, तो 1952 से लेकर 1990 के दशक तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। उसके बाद क्या हुआ कि गठबंधन की सरकारें हैं बहुत सारी। अब 2014 से क्या हो रहा है कि 2014 से बीजेपी का दबदबा। तो उसी प्रकार से 1945 से 1991 तक साम्यवादी दल का प्रभाव रहा, कहां पर, यूएसएसआर में। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था लिख सकते हैं। इसके बाद आर्थिक व्यवस्था क्या थी, जो है अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के पूर्ण नियंत्रण में थी, यानी कि कुल मिलाकर जो इकोनॉमी थी यूएसएसआर की, उस पर सबका जो है किसका निर्णय जो है किसका अधिकार था, सरकार का नियंत्रण था पूरी तरह से। यानी कि कुल मिलाकर राजनीति जो है सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण था, और वो एक तरह से कैसी थी, योजनाबद्ध थी। और इसी के आधार पर, यूएसएसआर के आधार पर ही भारत में 1950 में योजना आयोग या पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया था। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, यानी कि उत्पादन, जितनी भी चीजें उत्पादन होती थी देश में, उन सब पर क्या था, सरकार का नियंत्रण था या राज्य का नियंत्रण था। इसके बाद सैन्य गठबंधन की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के जवाब में बनाया गया वर्षा, तो यूएसएसआर के द्वारा क्या बनाया गया, वर्षा नामक एक संधि की गई, एक जो है एक नया समूह या नाम एक नया गुट बनाया गया, जिसमें आपके लगभग जो 15 देश थे, ये इन सभी की सेना शामिल थी। तो इसको वर्षा कहा गया। जबकि अमेरिका ने क्या बनाया था, नाटो बनाया था। तो एक तरह से सैन्य गठबंधन था सबके पास। तो दुनिया में दूसरे नंबर की सेना इनके पास थी, यानी कि नाटो के बाद सबसे बड़ी सेना की अगर बात करें तो फिर वर्षा संधि के तहत यूएसएसआर के पास हो चुकी थी। इसीलिए इसको सैन्य गठबंधन इसका क्या हुआ, मजबूत हो गया था।
अब डिटेल से देखते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी और उसके बारे में क्या क्या हम इसमें लिखेंगे। वह देखिए, सोवियत प्रणाली से अभिप्राय समाजवाद एवं समतामूलक समाज के, सोवियत प्रणाली जो थी इसके बारे में लिख सकते हैं आप क्या भाई? सोवियत प्रणाली के बारे में आप लिखोगे कि सोवियत प्रणाली से अभिप्राय समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली से है। यानी कि कुल मिलाकर सिंपल भाषा में लिखोगे, समाजवादी या सोवियत प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें समाजवाद का प्रभाव था या समाजवाद के आदर्शों पर आधारित था। यानी कुल मिलाकर सभी सामान, सभी उत्पादन, सभी क्षेत्रों पर किसका? सरकार का नियंत्रण था, सरकार का या राज्य का नियंत्रण था, तो उसको कहा जाएगा सोवियत प्रणाली। और इस प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 1917 में जो रूस की क्रांति हुई, रूस में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद सोवियत प्रणाली को अपनाया गया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई, जिसके प्रणेता रूस में बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन। ये एग्जाम में आपके आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भाई रूस की क्रांति कब हुई? तो 1917 में। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सोवियत प्रणाली के संस्थापक या जनक या फिर प्रणेता कौन थे? तो इसमें आपको लिखना होगा जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन, ये इसके संस्थापक थे या इसके जो है जनक थे, कह सकते हैं एक तरह से सोवियत प्रणाली के। इसके बाद इस क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना की गई, जिसको यूएसएसआर कहा गया। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया। देशों के इस समूह को दूसरी दुनिया या दूसरे दुनिया के देश या समाजवादी गुट देश के नाम से भी जाना जाता था। इस समूह का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था, यानी कि यूएसएसआर जो था ये इस दुनिया का प्रमुख था या ये इसका नेता था। कह सकते हैं कि यूएसएसआर जो था ये सोवियत प्रणाली का प्रमुख था एक तरह से, यानी कि रूस का ही इसमें दबदबा रहा। आधुनिक रूस ही उसको कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ का उदय एक महाशक्ति के रूप में हुआ। तत्कालीन समय में अमेरिका के अतिरिक्त सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व से अधिक विकसित थी। यानी कि उस समय बात करें 1945 से 1991 के बीच की, तो 1945 से 1991 के बीच में दुनिया में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं थी उन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका की थी, और अमेरिका के बाद दूसरा नंबर आता था सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था उस समय की जो है एक प्रमुख व्यवस्था थी जो दूसरे नंबर पे आती थी। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सोवियत प्रणाली की विशेषताओं की, विशेषताओं में क्या लिखोगे भाई? ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सोवियत प्रणाली क्या थी और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। तो आप इसमें सोवियत प्रणाली के बारे में लिखेंगे। इससे पहले तो जो मैंने आपको यहां पर बताया, देखो ये सोवियत प्रणाली के बारे में लिख देना आपको कि भाई रूस की क्रांति 1917 में हुई, उसी के बाद सोवियत प्रणाली को अपनाने वाला कौन था? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन के द्वारा इस जो है सोवियत प्रणाली को अपनाया गया, और इसमें जो प्रभाव था सबसे ज्यादा वो यूएसएसआर का था। यानी कि कुल मिलाकर रूस का इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव था। इसी को दूसरी दुनिया या समाजवादी गुट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो नेता रहा वो कौन थे भाई? समाजवादी सोवियत गणराज्य जो है इसके नेता थे। यानी कुल मिलाकर यूएसएसआर ही इसका प्रमुख था। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ का उदय एक महाशक्ति के रूप में हुआ, क्योंकि इस समय अमेरिका की सेना के अलावा अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बाद दूसरा नंबर सोवियत प्रणाली का ही था या सोवियत संघ का ही था या यूएसएसआर का ही था। यानी कि इकोनॉमी दूसरे नंबर पर थी इनकी। इसके बाद अब पूछेगा आपसे भाई विशेषता क्या क्या है, तो विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। सोवियत प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपको यहाँ पर टाइप करके दी है। भाई राज्य एवं पार्टी की संस्था को महत्व सोवियत प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी कि कुल मिलाकर एक तो राज्य और जो वहां की पार्टी थी, यानी कि सरकार और जो सत्ता में जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसी का प्रभाव रहा। उसके अलावा किसी और का यहाँ पर महत्व नहीं देखने को मिलता। तो सबसे ज्यादा महत्व किसका था? पार्टी का महत्व। इसके बाद दूसरी व्यवस्था में लिखोगे एक दल प्रभुत्व। इस प्रणाली में एकमात्र राजनीतिक दल था कम्युनिस्ट पार्टी, या इसी को साम्यवादी दल भी कहा जाता है। यही अस्तित्व में था। यानी कुल मिलाकर बार बार इसी के द्वारा सरकार का गठन किया जा रहा था। सोवियत संघ में 1945 से लेकर 1991 तक
कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार रही, सत्ता में यही बार बार आते रहे, तो ये भी एक जो है इस प्रणाली को प्रमुख बनाने में इनकी एक विशेषता थी। इसमें विपक्ष या किसी अन्य दल के लिए कोई स्थान नहीं था, यानी कि जो अन्य दल थे सोवियत संघ में, उनको कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था इस समय। जैसे अभी फिलहाल कह सकते हैं आप 2014 से 2026 चल रहा है अभी फिलहाल, तो बीजेपी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को जो है सत्ता में नहीं आने दिया जा रहा केंद्र में। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखोगे, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी और राज्य के पूर्ण नियंत्रण में थी। यानी कि यहाँ की जो इकोनॉमी थी, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, वो एक तरह से किसके नियंत्रण में थी? सरकार के नियंत्रण में। राज्य मतलब सरकार, सरकार के नियंत्रण में थी। राज्य को यह पूर्ण अधिकार था कि वह अपने स्वामित्व से राज्य के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं नीतियां बनाए। यानी कि सरकार को यह अधिकार था कि वो कोई भी जो है वो कोई भी योजना तैयार कर सकता है, कोई भी योजना बना सकता है और कोई भी नीतियां लागू कर सकता है। तो किसी और का नियंत्रण उस पर नहीं था, केवल किसका था? उस पर केवल नियंत्रण था सरकार का भाई। इसके बाद विकसित संचार एवं परिवहन प्रणाली, यानी कि इस क्षेत्र की जो यूएसएसआर जो था, इसमें इसके एक तो विकसित संचार था और परिवहन प्रणाली भी इसकी विकसित थी। सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता उन्नत संचार प्रणाली का सुव्यवस्थित होना था, जिसके कारण दूर के क्षेत्र भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यानी कि कुल मिलाकर 15 देशों का ये जो आपका समूह था, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। संचार जैसे मान लो टेलीफोन के माध्यम से या फिर आपका परिवहन के माध्यम से, तो एक दूसरे के साथ में इनका संपर्क बना हुआ था। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं भाई? और आप इसमें लिखोगे नंबर 5 पर, विशाल ऊर्जा संसाधन। सोवियत संघ के पास में विशाल ऊर्जा संसाधन था। विशाल ऊर्जा संसाधन क्या होता है? जैसे मान लो खनिज तेल है, लोहा है, इसके अलावा इस्पात है, मशीनरी है और काम करने वाले मजदूर हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विशाल ऊर्जा संसाधन सोवियत प्रणाली के पास या सोवियत संघ के पास में था, जिस कारण इसका तेजी से विकास हुआ या ये जो है निरंतर विकास करता रहा। इसके बाद विकसित घरेलू उद्योग। सोवियत संघ का घरेलू उद्योग जो था, घरेलू उपभोक्ता उद्योग जो था, वो अत्यधिक विकसित था। यानी कि कुल मिलाकर जितना भी सामान बनता था सोवियत संघ में, इसमें कहा गया कि छोटी से छोटी पिन से लेकर और बड़े से बड़े अगर कार, ट्रक वगैरह, जहाज, ठीक है, मिसाइल वगैरह, तो सबका उत्पादन सोवियत संघ के अंदर ही होता था। यानी कि उसे कोई भी सामान बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इसका घरेलू उपभोक्ता उद्योग जो था वो बहुत अधिक विकसित था। और विशेषता में लिखना चाहोगे तो सुनिश्चित जीवन स्तर। सोवियत संघ की एक प्रमुख विशेषता थी कि यह थी कि वहां के सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित था। यानी कि सभी जो नागरिक थे उनको सभी सुविधाएं जो है उपलब्ध थी। सोवियत संघ के लोगों को सभी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, वे सारी उनकी पूरी हो जाया करती थी। इसके अलावा संपूर्ण रोजगार एवं राज्य पर नियंत्रण या राज्य का नियंत्रण। साम्यवादी सरकार की स्थापना के पश्चात समाजवादी सोवियत गणराज्य में पूर्ण रोजगार की स्थिति थी। यानी कि सभी को रोजगार दिया गया था, लगभग सभी नागरिकों को रोजगार प्राप्त था। राज्य की भूमि एवं अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का नियंत्रण था। यानी कि जो जितने भी सामान था देश में, भूमि यानी कि कह सकते हैं कृषि पर भी, और अन्य जो उत्पादक संपदाएं थी, जो फैक्ट्रियां थी, जो कंपनियां थी, जितने भी सामान, जहां जो भी कुछ सामान आपका बनता था, उन सब पर किसका नियंत्रण था? सरकार का ही नियंत्रण था या राज्य का ही नियंत्रण था। और लगभग सभी लोगों को जो है इसमें रोजगार दिया गया था या सभी लोगों को नौकरियां दी गई थी। इसके अलावा लोक या जन कल्याण पर बल। तो सोवियत प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह भी है कि भाई सरकार का बल जन लोक कल्याण पर था, यानी कि जनता की सेवा करने पर, जनता के हित में काम करने का। सरकार जनता की स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल की चीजों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध थी। यानी कि जो आवश्यकता की सामान था, उन सारे सामान को न्यूनतम मूल्य पर प्रदान किया जा रहा था सभी लोगों के लिए। ये भी एक तरह से सोवियत प्रणाली की विशेषता कही जा सकती है कि जो आवश्यकता के जो सामान था वो सारा आसानी से वहां के नागरिकों को या लोगों को प्राप्त हो जाता था। तो आप इसको भी लिख सकते हैं भाई एक, कि ये भी एक जो है क्या थी? विशेषता थी किसकी? सोवियत प्रणाली की। ठीक है, तो ये सारी जो हमने आपको बताई, ये सब सोवियत प्रणाली की विशेषता आप इसमें लिख सकते हैं या यूएसएसआर की विशेषता लिख सकते हैं। इसके अलावा अब जब इसमें इतना संपन्न था, ये इतनी विशेषताएं थी इसकी, तो इसमें दरार कैसे पड़ी? सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया?
इसके क्या कारण थे, तो उनके बारे में भी देखना है। भाई हर चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, हर चीज की विशेषताएं हैं तो कुछ ना कुछ उसके जो है अपवाद भी होंगे, कुछ ना कुछ उसके अपवाद भी होंगे। तो अब बात करेंगे प्रणाली में दरारें, यानी कि सोवियत संघ प्रणाली जो थी इसमें दरार कैसे पड़ी, ये आपस में टूट कैसे गए, ये जो आपका संघ बना था, इसका ये जो आपका समूह था, तो इसमें दरार कैसे पड़ गई है जी, सोवियत संघ के ठहराव के कारण क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भाई सोवियत प्रणाली क्या थी और उसके विघटन या उसके ठहराव के कारण क्या थे, या इसमें दरार क्यों पड़ी, फूट क्यों पड़ी आपस में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए समय के साथ में क्या हुआ, समय के साथ साथ सोवियत प्रणाली नौकरशाही और सत्तावादी हो गई। यानी कि सोवियत जो प्रणाली थी इसमें क्या हुआ कि जो सरकार थी उसने वो एक तरह से क्या होगी, तानाशाह हो गई, क्योंकि लंबे समय से इन लोगों ने शासन किया। कब से, भाई देखो 1945 में इसका गठन किया गया, 1945 से और 1991 तक ये सत्ता में रहे। तो देखो इतने लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा या शासक बनेगा तो वो तो खुद ही तानाशाह बन जाएगा, उसके दिमाग में खुद ही जो है आपको तानाशाही के रूप में आ जाता है। जैसे मान लो बीजेपी सरकार ही है, बीजेपी सरकार की अगर हम बात करें मोदी की, तो 2014 से लगातार यही प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं और 2027 तक, सॉरी 2029 तक रहेंगे। उसके बाद भी आपका फिर बाद में चुनाव होगा, आगे आगे देखा जाएगा। तो इतने लंबे समय से जब एक व्यक्ति शासन करता रहता है तो ऐसा दल जो है एक तरह से क्या हो जाता है कि तानाशाह के रूप में शासन करने लगता है, कि जो चाहे वो करता है, जनता की अनदेखी करनी शुरू कर देते हैं। तो वही हुआ सोवियत संघ में। तो सोवियत संघ में क्या हुआ कि जब लंबे समय से ये शासन करते आ रहे थे तो एक तो नौकरशाही यानी कि सरकारी कर्मचारी अपनी मनमानी करने लगे, दूसरा फिर जो सत्तावादी होगी सरकार, सरकार जो है यहाँ पर सत्तावादी होगी, यानी कि बार बार उसी को जो है लोगों के द्वारा उसी को देखना पड़ा, उसी के जो काम किए जा रहे थे उन्हीं को झेलना पड़ा। यानी कि बार बार एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता रहा, एक ही सरकार बार बार आती रही, जिससे नागरिकों का जीवन कठिन हो गया। क्या हुआ, नागरिकों का जीवन कठिन हो गया और लोकतंत्र एवं विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव देखने को मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर एक तो लोकतंत्र को खतरा हो गया। भाई जब एक ही दल बार बार आ रहा है तो वो तो एक तरह से राजतंत्र हो जाएगा। जब एक ही दल को जो है, एक ही दल बार बार सत्ता में आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से आए, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक तरह से क्या होता है उसमें, वो एक तरह से तानाशाह के रूप में कार्य करने लगता है। दूसरा फिर क्या हुआ, व्यक्ति की जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव देखने को मिला। यानी कि लोगों को अपने विचार या सरकार का विरोध करने का या सरकार के खिलाफ जाने का या धरना देने का कोई अधिकार नहीं था। जैसे आपका है ना आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। आर्टिकल 19 में कहा गया है भाई अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार करने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी भारत में घूमने फिरने का अधिकार है, कोई भी रोजगार जो है या कोई भी संगठन या धरना देने का या दल बनाने का या फिर किसी क्षेत्र में जाकर बसने का अधिकार है। तो ये सारे अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 19 में इनको दिया गया है। तो अभिव्यक्ति की आजादी का यहाँ पर क्या हुआ, अभाव किया गया, यानी कि लोगों के अधिकार छीन लिए गए। वे सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, सरकार के खिलाफ धरना नहीं दे सकते थे, सरकार के खिलाफ उन्हें कुछ नहीं करना था कुल मिलाकर, यानी कि जो भी करना था वो सरकार के अनुसार ही करना था। तो कुल मिलाकर अभिव्यक्ति की आजादी लोगों की छीन ली गई, चाहे सरकार सही कर रही है गलत कर रही है, लेकिन आपको जो है सरकार का ही समर्थन करना था। तो ऐसा हुआ। दूसरा फिर क्या हुआ, आर्थिक ठहराव। आर्थिक ठहराव का मतलब है कि इकोनॉमी में ठहराव आ गया यहाँ पे। वो क्या था भाई, सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश हिस्सा क्या करा, परमाणु हथियार, ये देख रहे हैं ना ऊपर यहाँ पे आपका, ये परमाणु हथियार है, ये मिसाइल, बड़ी बड़ी मिसाइलें, ये सेना तैयार कर रखी। तो परमाणु हथियारों में जो है यूएसएसआर ने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा कहां पे लगा दिया, हथियारों में लगा दिया, परमाणु हथियारों में लगा दिया, सैन्य साजो सामान में लगाया, खर्च कर दिया। इसके अलावा और क्या हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होता कि जो आपकी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो थी, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में यह पश्चिम से पिछड़ गया। पश्चिम मतलब अमेरिका से पीछे हट गया। किसमें, जब इसने सारा पैसा हथियारों में, परमाणु मिसाइल में अमेरिका को रोकने के लिए लगा दिया, तो बाकी जो है ये अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पास पैसा ही नहीं बचा। जैसे मान लो अभी भारत पाकिस्तान है, देखो भारत है, भारत जो है, भारत और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है अपनी इकोनॉमी का लगभग 70% हिस्सा सेना पर खर्च करता है, हथियारों पर खर्च करता है, ताकि भारत पर नियंत्रण स्थापित कर सके या भारत से जम्मू कश्मीर को प्राप्त कर सके। तो ऐसा उसका मानना है कि जो ना कि वो सबसे ज्यादा पैसा कहां करता है, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है अपना सेना में। तो अब जब सारा पैसा तो यहां पे बच गया, बचा 30%, उस 30% में बाकी चीजों का विकास कैसे कर पाएगा। तो यही दिक्कत है कि पाकिस्तान में आज शिक्षा की भी कमी है, जो है टेक्नोलॉजी की भी कमी है, और वहां के जो रोड वगैरह हैं, बाकी और चीजें देखोगे तो उनकी भी कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा वे लोग जो है सेना में ही खर्च कर रहे हैं। तो सेना में जितना ज्यादा खर्च करेंगे, बाकी जो है बाकी और जो साधन है आपके, जैसे मान लो शिक्षा है, रोजगार है, ठीक है, सड़कें हैं, तो उनपे
बाकी पे कटौती करनी पड़ेगी। तो वही किया रूस ने। तो रूस ने क्या किया कि सबसे ज्यादा पैसा परमाणु हथियारों पर लगा दिया और बाकी चीजों पर पैसा ये नहीं लगा पाया। तो जिस कारण ये क्या हुआ कि पश्चिमी जो देश थे, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, तो इनसे पिछड़ गया। इसके अलावा और क्या हुआ, उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी हुई, यानी कि सामान की कमी होने लगी। भाई जब ज्यादा पैसा तो सेना में लगा रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में लगा रहे हैं, परमाणु हथियारों में लगा रहे हैं, बाकी सामान की कमी होने लगी फिर, जिससे नागरिकों में क्या हुआ, असंतोष बढ़ गया। यानी कि जब उन्हें सामान प्राप्त नहीं हो रहा था तो उनमें क्या हुआ, असंतोष बढ़ गया। उसके बाद तो ये लिख सकते हैं आप किसमें, आर्थिक ठहराव में। दूसरा क्या लिखोगे, राजनीतिक ठहराव क्या है भाई, सोवियत वस्तुओं की भारी कमी, यानी कि सोवियत संघ में क्या हुआ कि वस्तुओं की कमी हो गई, जिससे नागरिकों में असंतोष बढ़ गया। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी का 70 वर्षों तक शासन रहा, यानी कि लगातार, मैंने बताया ना आपको कि 1945 से लेकर 1991 तक लगातार एक ही पार्टी रही, जिसको समय जो है कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये रही। तो ये क्या हुआ कि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। फिर जब एक ही दल बार बार आता रहता है सत्ता में, तो उसे जनता की परवाह नहीं होती, वो जनता के हित में काम नहीं करता। जनता के हित में वो सरकार काम करेगी जो नई चुन के आएगी। यानी कि अगर मान लो आप प्रत्येक 5 साल बाद सरकार बदलते रहेंगे, तो सरकार को भी या राजनीतिक दलों को भी ये डर रहता है कि भाई अब की बार भी अगर तुम्हें सत्ता में आना तो जनता के हित में काम करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जब एक ही दल बार बार सत्ता में आता रहता है तो वो जनता की अनदेखी करता है फिर। इसके बाद दूसरा क्या, प्रशासन में भ्रष्टाचार। जो सरकारी कर्मचारी थे वे सब क्या करने लगे, भ्रष्टाचार करने लगे और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था असफल रही। यानी कि जो गलतियां की थी सोवियत संघ ने, जो उस समय जो तानाशाही के रूप में शासन किया, अधिकारियों को जो सारे अधिकार दे दिए गए, तो नागरिकों की अवहेलना होगी, ठीक है, और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई, तो उन सब में सुधार नहीं कर पाई। तो जिस कारण क्या हुआ कि इस प्रणाली में दरार पड़ गई। ये इसके प्रमुख कारण थे। आगे विस्तार से बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। अभी मैंने एक थोड़ा सा आपको समरीज में समझाया कि कैसे लिख सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा के एग्जाम से अगर क्या लिखोगे, सोवियत संघ के पतन के आर्थिक कारण क्या क्या लिखोगे, हथियारों की होड़, यानी कि हथियार बहुत तेजी से बनाए गए, हेडिंग लिख के इसके अंदर आप लिख सकते हैं आसानी से। दूसरा, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, जो खाने पीने का सामान था, जो नागरिकों के इस्तेमाल का जो सामान था, उसमें क्या हुआ, देश में कमी हो गई। और क्या लिखोगे, तकनीकी पिछड़ापन, यानी कि जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सोवियत संघ पिछड़ गया पश्चिमी देशों से। तो ये लिख सकते हैं आर्थिक कारण में। राजनीतिक कारण में क्या लिखोगे, सोवियत संघ के पतन के राजनीतिक कारण में एक दलीय सत्तावादी शासन, यानी कि एक ही दल का लंबे समय से शासन चला रहा था, तो एक ये भी कारण था। दूसरा, लोकतंत्र का अभाव होने लगा, यानी कि जब एक ही दल बार बार आ रहा तो कहीं का लोकतंत्र। दूसरा, फिर क्या हुआ कि जो अधिकारी थे वे भ्रष्टाचार करने लगे, तो भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया। और जवाबदेही की कमी, यानी कि जनता को जवाब नहीं दे रही थी सरकार, जनता को धरने देने का, सरकार का विरोध करने का अधिकार नहीं था। तो ये सब कारण थे जिस कारण सोवियत संघ में क्या हुआ कि दरार पड़ गई। सोवियत संघ का विघटन का भी सबसे बड़ा यही कारण माना जाता है। ठीक है। चलिए जी, अब बात करेंगे इस प्रणाली के दोष क्या क्या थे, एक बार यहां पे देख लेते हैं। यद्यपि सोवियत प्रणाली में अनेक विशेषताएं थी, फिर भी इसके अपने कुछ दोष या कमियां थी, जिन्हें निम्न तथ्यों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है या समझा जा सकता है। जैसे नंबर 1 पर हम बात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, अब मैं आपको डिटेल से इनके बारे में बता रहा हूं। उपभोक्ता वस्तुओं का निम्न स्तर। सोवियत प्रणाली में उत्पादन, मशीनरी आदि का व्यापक प्रबंध होने के बाद भी उपभोक्ताओं को पश्चिमी देशों की तुलना में निम्न स्तर की वस्तुएं मिल रही थी। यानी कि जो नागरिक थे, उन नागरिकों को अच्छा सामान प्राप्त नहीं हो रहा था या पूरा सामान प्राप्त नहीं हो रहा था। जनता परेशान होने लगी, जिस कारण जो है उपभोक्ताओं को सामान की कमी होने लगी। तो उन लोगों ने जो है धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, या सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष उत्पन्न होने लगा। दूसरा कारण, दूसरी कमी क्या थी, नौकरशाही का प्रभाव। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी थे, उनका बहुत ज्यादा बोलबाला था। जो भी चाहते थे वे अपनी मर्जी से करते थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि जनता पर अत्याचार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो है खतरे में पड़ जाएगी इस तरह से। तो क्योंकि उनके दलों को जीतने ही नहीं दिया जा रहा था। बार बार रूस का ही एक दल था, कम्युनिस्ट पार्टी, वही बार बार सत्ता में आ रही थी। तो रूस का इसमें दबदबा रहा, जिस कारण जो है इसका विघटन, एक ये भी इसमें एक दोष कहा जा सकता है। कमजोर प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचा। तो सोवियत प्रणाली की जो टेक्नोलॉजी थी और बुनियादी ढांचा जो था, जैसे परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक पिछड़ी हुई थी। इसका कारण यह था कि सोवियत संघ ने अपना ध्यान हथियारों पर या हथियार बनाने पर अधिक केंद्रित किया। वह स्वयं को सबसे शक्तिशाली साबित करना चाहता था। इसलिए उसने वर्ष 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, यानी कि अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। दूसरा, इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हो गई। उत्पादकता और टेक्नोलॉजी के मामले में वह पश्चिमी देशों की अपेक्षा अत्यधिक पीछे था।
जिसके कारण उपयोगी वस्तुओं की कमी होने लगी। जब उपयोगी वस्तुओं की या घरेलू वस्तुओं की कमी होने लगी तो नागरिकों को दिक्कत हुई और 1970 के दशक के अंत में यह व्यवस्था स्थिर हो गई, यानी कि इसने विकास करना बंद कर दिया 1970 के बाद। 1970 से पहले बहुत तेजी पर इसने जो है इसका प्रभाव रहा, इसने बहुत तेजी से विकास भी किया, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इसमें विकास करना इसने बंद कर दिया। तो ये सारी कमियां आप जो है इसमें लिख सकते हैं। तो सोवियत प्रणाली के मैंने आपको प्रभाव भी बताए हैं, तो सॉरी विशेषताएं बताई हैं। इसके अलावा सोवियत प्रणाली के मैंने आपको दोष भी बता दिए, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहां से आपके अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं दो कि भाई सोवियत संघ क्या था, उसकी विशेषता बताइए, ये सोवियत संघ क्या था, उसकी कमियां बताइए, या उसमें दरार क्यों पड़ी, तो ये सारे क्वेश्चन आप यहां से आप आसानी से अब इसमें कर सकते हैं। बात करेंगे सोवियत संघ के प्रमुख नेताओं की। सोवियत संघ के जो प्रमुख नेता थे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे व्लादिमीर लेनिन की। ये 1870 से लेकर 1924 तक, यानी कि 1870 में इसका जन्म हुआ और 1924 में इनका देहांत हुआ था। इन्होंने बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ये वर्ष 1917 में रूसी क्रांति के नायक रहे थे उस समय के। लेकिन लेनिन क्रांति के बाद सबसे कठिन समय 1917 से 1924 में सोवियत समाजवादी गणराज्य तथा मार्क्सवाद के संस्थापक अध्यक्ष थे। लेनिन एक असाधारण सिद्धांतकार थे एवं मार्क्सवाद को पूर्ण रूप से समझते थे। इन्हें पूरी दुनिया में साम्यवाद का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, या जनक भी माना जाता है लेनिन को, समाजवाद का पूरी दुनिया में। अब दूसरा व्यक्ति जो थे उनकी बात करें तो जोजेफ स्टालिन। इनका जन्म की अगर मैं बात करूं तो 1879 में, यानी 1879 में इनका जन्म हुआ और 1953 में इनका देहांत हो गया था। ये लेनिन के उत्तराधिकारी, यानी कि लेनिन के बाद जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बने। इन्होंने सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर 1924 से 1953 में इसका नेतृत्व किया। इन्होंने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया, यानी कि जो है उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा दिया तथा खेती का बलपूर्वक समूहीकरण किया गया, यानी कि एक समूह बना दिया गया, एक जगह जोड़ दिया गया खेती को या किसानों को। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। इन्हें पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को दबाने और तानाशाही व्यवहार के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। इनकी अपनी पार्टी के अंदर ही इसने क्या करा, जो अन्य और व्यक्ति थे उन सबको या नेताओं को इसने दबाकर रखा, एक तरह से तानाशाह के रूप में इसने शासन किया। इसके बाद निकिता खुश्चेव की अगर बात करें तो 1894 से लेकर 1894 में जन्म हुआ इनका और 1971 में इनका जन्म जो है देहांत हो गया था। ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1853 से 1864 तक रहे, यानी कि 1953 से लेकर 1964 तक, 1953 से 1964 तक ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। इन्होंने स्टालिन की नेतृत्व शैली की आलोचना की। जो स्टालिन था इससे पहले, उसकी जो कार्यशैली थी, जिस तरह से उसने कार्य किया, उस सब की इसने आलोचना की। इन्होंने वर्ष 1956 में कुछ सुधार लागू किए तथा पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का झुकाव या सुझाव रखा इसने, यानी कि जो अमेरिका था तो उसके साथ इसने जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा। इसके काल में हंगरी में जन विद्रोह और क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था। क्यूबा और हंगरी इन दोनों में जो है इस समय विद्रोह हुए थे या मिसाइल संकट हुआ था। ये प्रमुख इसकी घटना मानी जा सकती है। इसके अलावा लियोनिड ब्रेजनेव की बात करें तो 1906 में इनका जन्म हुआ और 82 में इनका देहांत हुआ था। ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे भी, कब से, तो 64 से लेकर 82 तक, जब तक इनका देहांत नहीं हुआ। इन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। ये अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर से संबद्ध थे और इनके काल में चेकोस्लोवाकिया में जन विद्रोह और अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया था। तो अफगानिस्तान पर जो आक्रमण किया वो इन्हीं के समय किया गया था। इसके अलावा और भी कुछ नेता थे भाई, उनके बारे में देख लेते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव, इनका जन्म जो हुआ 1931 में हुआ था। ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे, क्योंकि इन्हीं के समय सोवियत संघ का विघटन होगा। 1985 से लेकर 1991 तक ये रहे भाई राष्ट्रपति, 1985 से 1991 तक। इन्होंने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई थी, यानी कि अफगानिस्तान पर जो आक्रमण किया गया था रूसी सेना का या सोवियत संघ का, उस सेना को इसने क्या करा, वापस बुला लिया, यूरोप से भी और अफगानिस्तान से भी। इसके बाद इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में सहायक की भूमिका निभाई थी। जर्मनी को एक जगह जोड़ने का जो कार्य किया वो इन्हीं के द्वारा किया गया था और शीत युद्ध को समाप्त किया। और इन पर सोवियत संघ के विघटन का भी आरोप लगाया जाता है कि भाई इन्हीं के कारण जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ है। इसके बाद बोरिस
सिन की अगर बात करें तो 1931 में इनका जन्म हुआ और 2007 में इनका देहांत हुआ था। ये रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति जो 1991 से 1999 तक रहे, इनके निर्वाचन के माध्यम से जो जीते थे पहली बार, तो यही जीते थे। गोर्बाचोव ने इन्हें मॉस्को का मेयर नियुक्त किया था और इन्होंने 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया था। जो विरोध प्रदर्शन हुआ सोवियत संघ को टूटने के लिए, जो आंदोलन किया गया था तोड़ने के लिए, उसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों में हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि इसने समाजवाद से हटकर पूंजीवाद की ओर थोड़ा सा जो है अपना रुख अपनाया था। अब बात करेंगे गोर्बाचोव की। तो ये सोवियत प्रणाली थी भाई। सोवियत प्रणाली के प्रमुख नेताओं के बारे में बात की हमने, सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या कहती है उसके बारे में बात की, सोवियत प्रणाली क्या थी उसके बारे में बात कर चुके हैं, और सोवियत प्रणाली के दोष क्या क्या थे उसके बारे में भी हम पीछे बात कर चुके हैं। बात करेंगे गोर्बाचोव का दाव, यानी कि गोर्बाचोव जो थे, किस कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि विघटन कैसे हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो पेरेस्ट्रोइका, जिसका मतलब होता है पुनर्संरचना, यानी कि फिर से जो है किसी चीज को संगठित करना, आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना ही आपका क्या कहलाता है, पेरेस्ट्रोइका कहलाता है। राज्य नियंत्रित समाजवाद में कुछ बाजार उन्मुख सुधार लाना, इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा समाज में या बाजार में कुछ जो है सुधार लाया गया था भाई, जिस कारण जो है उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं आपका पेरेस्ट्रोइका के नाम से उसको जाना जाता है। इसके अलावा ग्लासनोस्त क्या है, ग्लासनोस्त की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है खुलापन, इसे कहा जाता है खुलापन। राजनीतिक व्यवस्था में खुलेपन लाना, नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता देना और सरकार की आलोचना करने की अनुमति देना, यानी कुल मिलाकर लोगों को आजादी प्रदान करना ही एक तरह से कहा जाएगा ग्लासनोस्त जो कहा जाएगा नागरिकों को अधिकार देना ही एक तरह से ग्लासनोस्त कहा जाएगा। और पेरेस्ट्रोइका का मतलब है कि जो है अर्थव्यवस्था में सुधार करना या इकोनॉमी में सुधार करना। उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य था, गोर्बाचोव का लक्ष्य था सोवियत प्रणाली की कमियों को दूर करके उसे बचाना था, न कि उसे खत्म करना। ये सोवियत प्रणाली को बचाना चाहता था, लेकिन उसमें सुधार करके उसने इसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन बची तो नहीं, क्या हुआ कि टूट गई, सोवियत प्रणाली टूट गई, यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब बात करें पूर्वी यूरोप में स्वतंत्रता की लहर, बर्लिन की दीवार का गिरना भी एक प्रमुख घटना मानी जाती है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गोर्बाचोव की नीतियों ने पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारों के खिलाफ दशकों से दबे हुए असंतोष को बाहर आने का मौका दिया। जो गोर्बाचोव ने जो नीतियां अपनाई, उन नीतियों के कारण जो साम्यवादी सरकारें थी तो उनके खिलाफ जनता क्या हुई कि बाहर आने लगी, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। गोर्बाचोव ने स्पष्ट कर दिया कि यदि इन देशों की जनता अपनी सरकारों को उखाड़ फेंकेगी तो सोवियत संघ सैन्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसे इसने जो है संकेत दिए जनता के सामने, जिस कारण जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और 9 नवंबर 1989, ये डेट याद रखनी है, 1989 को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। तो बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। यह घटना साम्यवाद के अंत और शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक मानी जाती है या बन गई। इसके बाद पूर्वी यूरोप की एक एक करके सभी साम्यवादी सरकारें गिरती चली गई, यानी कि साम्यवादी सरकारों का एक तरह से पतन होता चला गया बर्लिन की दीवार गिरने के बाद। चलिए जी, राष्ट्रवाद का उभार। अब जनता के बीच में राष्ट्रवाद का उभार, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई उसके बारे में बात करेंगे। सोवियत संघ के भीतर संप्रभुता की मांग उठने लगी। जो सोवियत संघ के जो अन्य देश थे उन सब ने क्या करा, संप्रभुता यानी कि अपनी आजादी की मांग करनी शुरू कर दी। जो आपके अन्य 14 जो देश थे उन सब ने अलग अलग होने की मांग की। कैसे की देखते हैं। ग्लासनोस्त यानी कि खुलेपन ने सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों, विशेष रूप से रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक जो गणराज्य कहे जाते हैं उसमें कई सारे देश आते हैं भाई, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में राष्ट्रीय भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा को हवा दी। यानी कि कुल मिलाकर ये अपनी आजादी की मांग करने लगे। बाल्टिक देश इनको कहा जाता है, ये इधर वाले जो देश हैं इनको बाल्टिक देश कहा जाता है। यहाँ पर आपका जो है बाल्टिक सागर है, तो बाल्टिक सागर के आसपास के जो देश हैं उन्हीं को बाल्टिक सागर कहा जाता है। और ये आपका देख ही रहे हैं आप, रूस है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र आपका रूस का देखने को मिल जाएगा आपको इधर सारा।
इन गणराज्यों ने महसूस किया कि वे सोवियत संघ का हिस्सा बनकर आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ रहे हैं, यानी कि वे विकास नहीं कर पा रहे, जिस कारण इन्होंने सोवियत संघ का विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों में मोहभंग इस बात से भी था कि उनकी राजकीय संस्कृति और पहचान को केंद्रीकृत सोवियत प्रणाली द्वारा दबाया जा रहा था। जो सोवियत प्रणाली थी, सोवियत संघ जो था, जिसमें केवल रूस का ही दबदबा रहा, तो अन्य जो देश थे उनकी संप्रभुता, उनकी आजादी, उनके मांगों को हमेशा दबा दिया जाता था। तो इस कारण भी इन लोगों ने जो है अलग होने के लिए एक आंदोलन एक तरह से जो है करना शुरू कर दिया। अब बात करें अगस्त 1991 को जो तख्ता पलट हुआ था, जब इतिहास ने करवट ली, इसके बारे में बात करेंगे। तो गोरबाचोव के सुधारों से नाराज कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने अगस्त 1991 में एक सैन्य तख्ता पलट का प्रयास किया। तो गोरबाचोव जो थे, ये जो गोरबाचोव हैं, इनके जो कार्य थे, सुधार कार्य थे, इनसे कुछ लोग नाराज हुए, जिस कारण उन लोगों ने क्या कर दिया, वे इसी की पार्टी के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के ही सदस्य थे, लेकिन कट्टरपंथी उनको कहा जा सकता है, क्योंकि वे सोवियत संघ को जोड़े रखने में आपका जो है वे समर्थन रखते थे। उन्होंने क्या किया कि गोरबाचोव को हटाने के लिए तख्ता पलट कर दिया, इनके सैन्य जो है तख्ता पलट कर दिया, एक सैन्य तख्ता पलट उसको कहा जाता है। इसके अलावा वे पुरानी कठोर नियंत्रण वाली व्यवस्था को वापस लाना चाहते थे, यानी कि जिस तरह से पहले, यानी कि 1945 से लेकर और 1991 तक जो व्यवस्था रही, कठोर नियंत्रण में जिस तरह से सभी उन 15 देशों को सोवियत प्रणाली के तहत जोड़ के रखा गया, उसी तरह से ये रखना चाहते थे। लेकिन जनता अब तक स्वतंत्रता का स्वाद चख चुकी थी। रूसी गणराज्य के तत्कालीन राष्ट्रपति, जिसका नाम था बोरिस येल्त्सिन, ने इस तख्तापलट का डटकर विरोध किया और एक नायक के रूप में उभरे। तख्तापलट विफल हो गया, लेकिन इसने गोरबाचोव को बहुत कमजोर कर दिया था। कुल मिलाकर तख्तापलट तो पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन गोरबाचोव जो है सत्ता में बने रहे, लेकिन ये एक तरह से क्या हुआ, कमजोर हो गए। सत्ता के केंद्र मास्को से गणराज्यों की ओर स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर जो है एक तरह से सरकार के पास अब ज्यादा पावर नहीं रही, यानी कि कुल मिलाकर गोरबाचोव जो थे वे अधिक शक्तिशाली नहीं रहे। जो है इनकी पार्टी में, खुद की पार्टी में ही, जिसको कम्युनिस्ट कहा गया, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहा जाता है, उसी में फूट पड़ गई। इसके बाद अब बात करेंगे सोवियत संघ का औपचारिक विघटन कैसे हुआ, अंतिम रूप से इसका विघटन कैसे हो गया। चलिए जी, अगस्त 1991 की बात है भाई। अगस्त 1991, तो अगस्त 1991 के तख्ता पलट के बाद गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा तेज कर दी। जो अन्य 14 देश थे रूस के अलावा, तो उन सब ने अपनी आजादी की घोषणा शुरू कर दी। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस, तो सबसे पहले रूस अलग हुआ, उसके बाद यूक्रेन, बेलारूस, जो सोवियत संघ के 3 संस्थापक गणराज्य थे, ने घोषणा की कि सोवियत संघ को भंग कर दिया जाए। इन तीनों ने मांग की, जिसमें यूक्रेन भी था, रूस भी था और बेलारूस। ये 3 देश ऐसे थे जिन्होंने मांग की कि भाई सोवियत संघ को भंग कर दिया जाए अब, और सबको आजाद कर दिया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो दल था इस समय का, जो सत्ता में लगातार चलता आ रहा था पिछले 70 सालों से, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तर सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना लिया, यानी कि जो इधर के जो देश थे, रूस के जो पूर्व वाले देश थे, अमेरिका की साइड के, इधर आपके जर्मनी और इंग्लैंड के आसपास के देश, इन सब ने क्या करा कि साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। सोवियत संघ के स्थान पर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का गठन किया गया, जिसे CIS के नाम से जाना जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के नाम से उनको जाना जाता है। तो CIS इनको शॉर्ट में कहा जाता है। तो इस तरह से जो है इसका विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा जो है मैं आपको समरी के रूप में समझा रहा हूं, कैसे आप लिख सकते हैं। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो आर्थिक कमजोरी भाई, सबसे पहला हेडिंग लिखोगे आप क्या, आर्थिक कमजोरी। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, तो आर्थिक कमजोरी थी। आर्थिक कमजोरी कैसे हुई, सैन्य खर्च ज्यादा हो गया, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी, तकनीकी पिछड़ापन यानी कि प्रौद्योगिकी, और स्थिर अर्थव्यवस्था ने विकास करना बंद कर दिया। दूसरा, राजनीतिक और प्रशासनिक ठहराव हो गया, यानी कि सत्तावादी शासन रहा, यानी कि एक ही दल बार बार सत्ता में आ रहा था। दूसरा, भ्रष्टाचार लिख सकते हैं आप, जो नौकरशाह था वो एक तरह से क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया। और जो है सरकार क्या थी, जवाबदेह नहीं रही। और नागरिकों की अवहेलना, यानी कि नागरिकों का अलगाव, नागरिकों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए सरकार के खिलाफ। इसके बाद गोरबाचोव का सुधार भी आप इसमें लिख सकते हैं। गोरबाचोव के सुधार के कारण भी सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्योंकि जनता जो है अब आजादी की तरफ जो है या आजाद होना चाह रही थी। तो व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया और लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिल गया।
गोरबाचोव के सुधार के कारण। इसके बाद राष्ट्रवाद का उदय, विभिन्न गणराज्यों में संप्रभुता की तीव्र इच्छा जगने लगी और अपनी पहचान बनाए रखने की भावना उनके अंदर उत्पन्न हुई। यानी कि वे लोग जो है अपने आप को आजाद करना चाहते थे, एक अलग देश बनाना चाहते थे। जो 15 देशों का समूह था, तो उन सब ने इसमें से अलग होने का निर्णय ले लिया, तो जिस कारण जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये 4 हेडिंग लिख के आप इसमें अंदर इसके लिख सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम से संबंधित अगर बताऊं तो सोवियत संघ के विघटन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था। इसमें आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का मिला जुला इसमें परिणाम था। और गोरबाचोव के सुधार भी आप इसमें लिख सकते हैं भाई, जिस कारण जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूं इसके बारे में कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। वो तो मैंने आपको समरी बताया। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या थे? देखिए, सोवियत संघ के विघटनों की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं का कमजोर होना, यानी कि जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी वे एक तरह से क्या हुआ, 1991 तक आते आते कमजोर हो गई। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का गतिरोध, यानी कि अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई, सॉरी स्थिर हो गई। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गति कई वर्षों तक अवरुद्ध रही, यानी कि आगे बढ़ नहीं पाई। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की देश में लगातार कमी होने लगी और इन सब कारणों से जनता सरकार को दोषी मानने लगी, यानी कि सरकार के खिलाफ हो गई। नोट, राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रमुख कारण सोवियत संघ के द्वारा अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार में, मैंने आपको बार बार बताया कि सेना पर ज्यादा खर्च कर रही थी, परमाणु हथियारों पर जो है सोवियत संघ के द्वारा ज्यादा खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त पूर्वी यूरोप के पिछड़े देशों को अपने नियंत्रण में रखने हेतु उनके विकास पर भी भारी मात्रा में धन खर्च किया गया ताकि वे सोवियत संघ के साथ जुड़े रहें। यह भी एक कारण आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जनता का पश्चिमी अर्थव्यवस्था के प्रति झुकाव हो गया, क्योंकि पश्चिम में जो अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और रूस, इसके आसपास के देश में जो सोवियत संघ था, इसमें आपके क्या था, इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। तो इनका जो झुकाव हुआ वो पश्चिमी देशों की जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसके तरफ झुकाव हो गया। इसके अलावा प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मैंने बताया कि अधिकारी भ्रष्ट हो गए थे। जब लंबे समय से एक ही जनता जो है एक ही दल शासन कर रहा था, जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया गया। जनमत का 2 भागों में विभाजन हो गया, जनता 2 भागों में बट गई। एक खेमा चाहता था कि सोवियत संघ बना रहे, एक खेमा चाहता था कि सोवियत संघ का विघटन हो जाए। राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा जागने लगी। जो 15 देश थे बाकी, इनके अंदर क्या हुआ कि एक भावना जगी कि भाई हमको अलग अपना राष्ट्र बनाना है और अपनी आजादी जो है बरकरार हमको रखनी है या करनी है। इसके बाद दुनिया का नक्शा जो, तो ये थे आपके सारे कारण भाई, आप लिख सकते हैं इसमें सोवियत संघ के विघटन के कारण। अब अगर बात करें सोवियत संघ के बाद, सोवियत संघ के बाद की अगर बात करें तो सोवियत संघ के बाद क्या हुआ, तो 2 ध्रुवों के बाद एक ध्रुव, यानी कि एक ध्रुवीयता की ओर जो है देश बढ़ने लगा या विश्व बढ़ने लगा। देखो, दुनिया का बदलता नक्शा 2 ध्रुवीयता से एक ध्रुवीयता तक, यानी कि एक ध्रुव की ओर। अब क्या रहेगा, अब अमेरिका का वर्चस्व रहेगा। अब तक क्या रहा, अब तक 2 का वर्चस्व, यानी कि अमेरिका, ये देखो इस क्षेत्र में आपका अमेरिका का वर्चस्व रहा। इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहां पर सोवियत संघ का जो है प्रभाव रहा। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, ये आपकी पहले की बात है। 2 ध्रुवीयता विश्व कब तक, 1985 तक या 1991 तक भी कह सकते हैं थोड़ा सा इसमें। इसके बाद क्या हुआ कि 19 जो है एक ध्रुवीय विश्व, कब से, 1991 के बाद से, यानी कि 1992 से। तो अब एक ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये अमेरिका का एरिया है सारा, अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको का क्षेत्र आता है। तो अब इसका दबदबा रहेगा दुनिया में सारा, और ये लगभग अभी तक आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब हाल फिलहाल में अगर बात करें तो चाइना जो है, चीन जो है, ये भी एक बड़ी जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर चुका है फिलहाल वर्तमान में। तो अभी चाइना भी जो है फिलहाल, अभी अमेरिका को नहीं कह सकते, अभी अमेरिका के साथ साथ चाइना और रूस, ये 3 बड़ी शक्तियां हैं पूरी दुनिया में, और भारत भी एक बड़ी शक्ति के रूप में धीरे धीरे उभर रहा है। तो ये बात है अब 1992 के बाद की। तो सोवियत संघ के विघटन ने शीत युद्ध को समाप्त कर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में छोड़ दिया, यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका अब एक महाशक्ति के रूप में कार्य करेगी। अब बात करें विघटन के परिणाम, तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके परिणाम क्या हुए। इसका परिणाम होगा, एक तो शीत युद्ध का अंत हो गया और नई कुछ आपकी चुनौतियां भी सामने आएगी। तो शीत युद्ध का अंत होगा और उसके बाद कुछ नई चुनौतियां आएंगी सामने, उनके बारे में बात करेंगे। सकारात्मक परिणाम क्या रहे इसके, इससे फायदा क्या हुआ कुल मिलाकर विघटन से, सोवियत संघ के विघटन से फायदा क्या हुआ। तो जो शीत युद्ध था ये आपका समाप्त हो गया। अच्छा, शीत युद्ध में था क्या, आप सभी जानते होंगे शीत युद्ध में क्या था कि जो है इसमें देश आपस में लड़े नहीं, केवल विचारधारा की लड़ाई थी, यानी कि एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, एक दूसरे को धमकी देते थे, ठीक है। तो उसे कहा गया है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध की लड़ाई का अंत हो गया इसमें एक तो,
दूसरा क्या हुआ, हथियारों की होड़ पर लगाम लग गया। जो हथियार बना रहे थे लगातार रूस भी अमेरिका भी, तो उसमें क्या हुआ कि एक तरह से उन पर थोड़ा सा ठहराव आया, जिससे वैश्विक शांति की संभावना बढ़ने लगी कि भाई जो है ना आप जो है अब ये देश आपस में नहीं लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर हथियारों के निर्माण में कमी हुई। इसके अलावा वैश्विक शांति की संभावना थोड़ी सी बढ़ने लगी, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या हुआ, कई नए देशों का उदय हुआ, जैसे आप देखते हैं यूक्रेन है, रूस है, बहुत सारे देश बने। यानी कि कुल मिलाकर 15 देशों का गठन इस समय किया गया अलग अलग सोवियत संघ के टूटने के बाद। विश्व राजनीति में नए खिलाड़ियों का प्रवेश हुआ, जैसे कि आज कह सकते हैं आप चाइना है, ठीक है, भारत को भी कह सकते हैं आप, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जापान है। तो ये एक तरह से आज के समय अगर देखा जाए तो ये नए खिलाड़ियों के रूप में अब आ चुके हैं, और ये सभी देशों को लगभग आपके चुनौती दे रहे हैं। जैसे कि आपका चाइना है, आज अमेरिका को भी आपका चुनौती दे रहा है, तो अमेरिका उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अमेरिका से भी आगे जो है बढ़ता जा रहा है कौन, चाइना। इसके बाद इसके नकारात्मक परिणाम क्या हुए, ये तो कुछ पॉजिटिव परिणाम थे। निगेटिव क्या थे भाई, निगेटिव देख लेते। कई पूर्व सोवियत गणराज्यों जैसे चेचन्या, युगोस्लाव युगोस्लाविया में हिंसक संघर्ष और गृह युद्ध छिड़ गए। यानी कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ कि आपस में लोग लड़ने लगे, और उनमें जो है देशों में ही, देशों के अंदर ही गृह युद्ध छिड़ गए। शक्ति का संतुलन बिगड़ा और अमेरिका वर्चस्व स्थापित, यानी कि अमेरिका ने पूरी दुनिया पर दबदबा अपना स्थापित कर दिया, दुनिया के देशों को धमकी देनी शुरू कर दी, और कुछ देश उसके दबाव में भी आने लगे। अफगानिस्तान में भी सेना बहुत लंबे समय तक रखी, इराक पर हमला किया, ईरान पर हमला किया। इसके बाद भारत को भी धमकी दी गई थी 1971 में भाई, ठीक है, 1971 में पाकिस्तान का सपोर्ट किया तो भारत को भी धमकी दी गई थी। तो बहुत सारे कारण रहे इसमें कि जो है अमेरिका एक इस समय क्या हुआ कि 1992 के बाद या 1991 के बाद एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा, क्योंकि रूस कमजोर हो चुका था। इसके बाद सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस का उदय। अब बात करेंगे रूस का उदय कैसे हुआ, ये भी एक टॉपिक आपका अलग से दिया गया है इसमें भाई। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस के उदय के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से कारण थे, तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बनाया गया। सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ को एक सीट दी गई, परमानेंट सीट दी गई, यानी कि स्थायी सीट दी गई आपकी, किसको, रूस को। इसके अलावा ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधियां जो सोवियत संघ के द्वारा की गई थी, उन सबका उत्तरदायित्व रूस पर आ गया। तो रूस जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो इस समय शक्तिशाली देश के रूप में उभरना इसने शुरू किया। सोवियत पूर्ववर्ती राज्यों में केवल रूस को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा प्राप्त किया गया। तो रूस का जो विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी बना वो बना कौन, रूस, और रूस को ही परमाणु संपन्न शक्ति के रूप में भी देखा गया। दूसरा, इसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दी गई। तीसरा, अगर जो है इसमें कह सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई थी उन सब में भी रूस को हिस्सेदारी दी गई, यानी कि रूस को उनमें आपका शामिल किया गया। रूस के द्वारा अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कई संधियां की गई, यानी कि अमेरिका और रूस के बीच में कई सारी संधियां हुई कि भाई दोनों देश जो है अब क्या करेंगे, परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेंगे। इसमें सबसे प्रमुख बात सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में रूस का सबसे अधिक शक्तिशाली गणराज्य होना था। जो 15 गणराज्य थे सोवियत संघ के विघटन के बाद, उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज्यादा संसाधन केवल रूस के पास ही थे। तो रूस इनमें सबसे शक्तिशाली गणराज्य बना, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो रूस के उदय के हमने कारण देखे। अब देखेंगे शोक थेरेपी क्या है। समाजवाद से पूंजीवाद तक एक दर्दनाक संक्रमण, शोक थेरेपी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या था रूस या सोवियत संघ में, समाजवाद, यहाँ पर समाजवाद था। उसके बाद शोक थेरेपी हुई। शोक थेरेपी के बाद क्या हुआ कि ये पूंजीवाद की ओर बढ़ गया। यानी कि अब आपका रूस में अगर बात करें तो रूस में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। तो रूस मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से लोकतंत्र और पूंजीवाद की ओर संक्रमण के एक विशेष मॉडल को अपनाया गया, जिसे शोक थेरेपी कहा जाता है। यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, चोट मारकर उसका इलाज करना। सिंपल भाषा में आप लिखें कि शोक थेरेपी क्या है। शोक थेरेपी का मतलब होता है किसी को चोट मारकर उसका इलाज करना, किसी को दुख देकर फिर उसको सुख पहुंचाना ही शोक थेरेपी कहलाता है। यानी कि रूस मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से लोकतंत्र और पूंजीवाद की ओर संक्रमण के एक विशेष मॉडल को अपनाया गया, उसी को
शोक थेरेपी कहा गया है। शॉर्ट में कह सकते हैं आघात पहुंचाकर यानी कि चोट पहुंचाकर उपचार करना ही शोक थेरेपी कहलाता है। यह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था। शोक थेरेपी जो था ये विश्व बैंक के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित था। इसकी विशेषताएं क्या थी भाई? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को तुरंत बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था बनाना, यानी कि कुल मिलाकर जो सरकारी योजनाएं थी उन सब पर क्या हुआ, सरकारी संगठन जो थे उन सबको प्राइवेट करना इसमें शुरू कर दिया गया। इनके तुरंत बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था बना दिया, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में से ट्रांसफर कर दिया। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी यानी कुल मिलाकर सारी चीजों पर सरकार का नियंत्रण था, तो सरकार ने कुछ चीजों से अपना नियंत्रण हटा लिया। उससे क्या हुआ कि पूंजीवाद का विकास हुआ। दूसरा, राज्य की संपत्ति का निजीकरण, जो राज्य की संपत्ति थी उसका निजीकरण कर दिया गया और मुक्त व्यापार को अपनाया गया। इनके सभी को व्यापार करने का अधिकार, सभी को कंपनी खोलने का, कोई भी काम करने का, रोजगार करने का अधिकार दिया गया। यह एक क्रमिक परिवर्तन के बजाय एक त्वरित और आमूलचूल परिवर्तन, यानी कुल मिलाकर 1991 में ही ये सारे परिवर्तन कर दिए गए। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करे, एकदम से कर दिए गए, ठीक है, एकदम से कर दिए गए। पहले क्या था कि सब पे रोक लगा रखी थी, मान लो पहले सब पे रोक लगा रखी थी और फिर सबको जो है ना एकदम से आजाद कर दिया गया एक तरह से, तो सब उसी को कहा गया शोक थेरेपी, यानी कि आघात पहुंचाकर या चोट पहुंचाकर फिर एकदम से उपचार कर दिया। शोक थेरेपी की कीमत क्या रही, शोक थेरेपी के क्या नुकसान रहे, क्या फायदे हुए, उसके बारे में बात करेंगे भाई। तो शोक थेरेपी की कीमत इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल की अगर बात करें, देखिए 1990 के दशक में रूस की जीडीपी 1990 में यहां पर थी। उसके बाद क्या हुआ कि रूस की जीडीपी धीरे धीरे, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डाउन होने लगी। उसके बाद फिर आपका 1998 के बाद फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू किया था। तो लगभग पिछले 8 सालों से यानी कि 1991 से लेकर 1998 तक रूस को एक भारी आघात, या सोवियत संघ को के जो देश थे उनका धीरे धीरे एकदम से क्या हुआ कि उनकी इकोनॉमी डाउन हो गई बहुत तेजी से। अब देखिए, शोक थेरेपी ने अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के बजाय उसे तहस नहस कर दिया। जब जनता को एकदम से उपचार किया गया, जनता को एकदम से छूट दी गई, तो क्या हुआ कि इकोनॉमी एकदम से डाउन हो गई। आर्थिक पतन कैसे, लगभग 90% सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में बहुत कम कीमत पर बेच दिया गया, यानी कि जो सरकारी कंपनियां थी उनको प्राइवेट कर दिया गया बहुत तेजी से। 90% चीजें, 90% जो कंपनियां थी उनको प्राइवेट कर दिया गया, उनका निजीकरण कर दिया गया। जैसे बिहार फिलहाल में बीजेपी सरकार बहुत सारी चीजों का निजीकरण कर रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि वंदे भारत है, मेट्रो है, ये सब क्या है कि निजीकरण के अंतर्गत आती है। ये आपकी प्राइवेट कंपनियां इनको चला रही हैं, न कि सरकार। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। गैराज सेल का मतलब है कि जो सरकारी चीजें थी उन सबको प्राइवेट कर दिया गया, उनको जो है उनका पूंजीवाद कर दिया गया। इसके बाद रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट की गई, यानी कि मूल्य का अवमूल्यन किया गया, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, अपनी कीमत बहुत तेजी से डॉलर के मुकाबले गिरा दी गई। मुद्रा स्फीति इतनी अधिक थी कि लोगों की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। यानी कि जब आपका रूबल की कीमत गिर गई बहुत तेजी से डॉलर के मुकाबले, तो क्या हुआ कि लोगों की जितनी जमा पूंजियां थी वो सारी सामान खरीदने में चली गई, तो वे बेचारे गरीब हो गए। दूसरा क्या था, सामाजिक परिणाम, पुरानी सामाजिक कल्याण की व्यवस्था नष्ट हो गई, जिससे गरीबी और असमानता में भारी वृद्धि हुई। यानी कि रूस में बहुत तेजी से गरीबी और असमानता बहुत तेजी से बढ़ गई। एक नए माफिया वर्ग का उदय हुआ, जिसे अधिकांश आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया। यानी कि जो उद्योगपति थे उन लोगों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया एक तरह से, उसी को माफिया वर्ग कहा गया। इसके बाद शोक थेरेपी के परिणाम क्या हुए, उद्योगों का पतन हो गया भाई, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, उच्च मुद्रास्फीति और सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई और माफिया वर्ग का उदय हुआ। तो ये इसके आप कारण लिख सकते हैं। तो शोक थेरेपी क्या थी उसके बारे में लिखना होगा आपको, लिख सकते हैं। उसके बाद शोक थेरेपी के आपके कारण क्या क्या रहे, उसके परिणाम क्या रहे, ये सब भी आप इसमें लिख सकते हैं अगर शोक थेरेपी को लेकर क्वेश्चन आपका आता है। इसके बाद तो शोक थेरेपी के परिणाम मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता रहा हूं कि वर्ष 1990 में अपनाई गई शोक थेरेपी का परिणाम आशानुरूप नहीं रहा। यानी कि जो इच्छा की गई थी, जो सोचकर किया गया था, उसका ये परिणाम नहीं रहा, बल्कि इसके विपरीत पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। शोक थेरेपी के परिणाम क्या क्या रहे उसको हम देख लेंगे अब पॉइंट वाइज। जर्जर अर्थव्यवस्था शोक थेरेपी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। रूस का राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा पूर्ण रूप से अव्यवस्थित हो गया। लगभग 90% उद्योगों को
निजी हाथों में यानी कि प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। पीछे बताया आपको इसके बारे में। रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट, अर्थव्यवस्था के अस्त व्यस्त हो जाने के कारण रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसके मूल्य में बहुत तेजी से गिरावट हुई, गिराव जो उसको गिरा दिया गया, जिससे मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी और सामूहिक खेती प्रणाली के समाप्त होने के साथ साथ लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा भी समाप्त हो गई। यानी कुल मिलाकर एक तरह से भुखमरी और गरीबी बहुत तेजी से इससे बढ़ी, ये भी लिख सकते हैं आप। इसके अलावा खाद्यान्न का आयात खेती के निजी हाथों में आ जाने से रूस में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि प्राइवेट कर दिया गया खेती का भी, जो खाद्यान्न साधन था सारा उसका प्राइवेट कर दिया गया। उससे क्या हो गया, लोगों ने जो बड़े बड़े साहूकार थे उन्हें भंडार बनाकर जो है माल को एकत्रित या इकट्ठा करके अपने पास रख लिया, और महंगा होने पर वे बेचने लगे। फिर ठीक, जब कमी होने लगी तो महंगा हुआ और महंगे में उन्होंने बेचा, जैसे कि आपका लॉकडाउन में देखा था आपने, है जी। चलिए, इसके अलावा जिससे रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया, यानी कि दूसरे देशों से खरीदना शुरू किया, और 1989 की तुलना में बहुत कम था। इसकी जीडीपी क्या हुई कि बहुत तेजी से गिरने लगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो था बहुत तेजी से रूस का गिरा। पुरानी व्यापारिक व्यवस्था भी समाप्त हो चुकी थी और इसके स्थान पर अन्य कई वैकल्पिक व्यवस्थाओं का निर्माण नहीं हो पाया, जिस कारण रूस का विकास रुक गया। एक तरह से समाज कल्याण की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। सोवियत संघ की पुरानी समाज कल्याण व्यवस्थाएं जो थी उनको समाप्त कर दिया गया। ऐसे में सरकारी रियासतों या रियायतों के समाप्त होने के कारण अधिकांश लोग गरीब हो गए। जो लोगों को पहले सामान मिलता था, छूट मिलती थी, वे सब समाप्त कर दिए गए, जिस कारण लोगों पर जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा या विपरीत प्रभाव पड़ा। माफिया वर्ग का उदय हुआ। गरीबी बढ़ने के बाद समाज का मध्यम वर्ग संकट में आ गया, और जो लोग शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में संलग्न नहीं थे वे स्थानांतरित हो गए। कई देशों में माफिया वर्ग उभरा। इससे आर्थिक गतिविधियों में या को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि कुछ लोग जो उद्योगपति थे, पैसे वाले थे, पूंजीपति थे, उन लोगों ने क्या करा कि पूरी इकोनॉमी को अपने हाथों में ले लिया। पूरी तरह से इकोनॉमी वे लोग चलाने लगे। जैसे भी फिलहाल कह सकते हैं कि अडानी और अंबानी, देश में आप कोई भी काम हो, कोई भी टेंडर छूट रहा हो, कोई भी रोड बन रहा हो, कोई भी हाईवे बन रही हो, कोई भी आपका जो है इमारत बनी हो, जैसे मान लो संसद बना है, ठीक है, राम मंदिर वगैरह बना है, तो इनमें आपका जो है लगभग आपको अडानी, अंबानी और टाटा, ये तीन कंपनियां ही आपको देश में देखने को मिलेगी। जितने भी काम कर रही है यही कर रही हैं। तो इसी तरह से रूस में हुआ। इसके बाद अमीर और गरीब के अंतर में वृद्धि, शोक थेरेपी के परिणाम स्वरूप निजीकरण को बढ़ावा मिला। यानी कि अमीर और गरीबों के बीच में खाई बढ़ गई, यानी कि गरीब और ज्यादा गरीब होते चले गए और अमीर और अधिक अमीर होते चले गए, जैसा कि अब हाल फिलहाल में भारत में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार अभी इससे सतर्क नहीं है, परंतु रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच अंतर बढ़ गया। इन दोनों के बीच पहले ही अपेक्षा आर्थिक असमानता अब और अधिक बढ़ गई, यानी कि अमीर गरीब के बीच की खाई और तेजी से बढ़ गई थी। तो ये सारे कारण लिख सकते हैं आप भाई शोक थेरेपी के। अब बात करेंगे नया भू राजनीतिक परिदृश्य, अमेरिकी वर्चस्व और उभरती शक्तियां। यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ कि जो है अमेरिका जो था, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक जो है शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। तो सोवियत संघ के पतन के साथ विश्व राजनीति में शक्ति का एकमात्र केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आर्थिक प्रणाली बन गई। यानी कुल मिलाकर सबसे पहले क्या था कि भाई पहले क्या था, संतुलन बना हुआ था। देखो ये रूस का क्षेत्र है तो रूस भी एक शक्ति के रूप में था और इधर अमेरिका एक शक्ति के रूप में था। लेकिन अब क्या हुआ, इसका तो हो गया विघटन, तो फिर ये क्या हुआ, ये शक्तिशाली बन गया, तो यूएसए शक्तिशाली बन गया। उसके बाद भी अन्य देशों की अगर बात करें, देखो भारत भी दिखा रखा है यहाँ पर, चीन भी दिखा रखा है, और ये आपका इंग्लैंड वगैरह, जर्मनी वगैरह दिखा रखे हैं यहाँ पर। इनकी भी इकोनॉमी बढ़ी, इनको जो है ये भी एक शक्ति के रूप में उभरने लगे। और अब हाल फिलहाल की अगर बात करें तो चाइना जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर चुका है वर्तमान में। अगर हम देखा जाए तो अमेरिका को भी लगभग पीछे छोड़ता जा रहा है। इसके बाद विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं शक्तिशाली सलाहकार बन गई। इसके अलावा हालांकि धीरे धीरे अन्य देश और क्षेत्रीय समूह जैसे यूरोपीय संघ, चीन भी विश्व पटल पर महत्वपूर्ण शक्तियों के रूप में उभरने लगे, जिससे एक बहुध्रुवीय विश्व की नींव पड़ी। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं 1991 से लगभग आपका 2010 तक, अगर हम बात करें 2010 तक,
तो ये क्षेत्र अमेरिका, ये जो काल रहा ये अमेरिका के नाम रहा। लेकिन अब अगर बात करें तो अब अमेरिका तो है ही, अमेरिका के साथ साथ चाइना को भी एक बड़ी शक्ति के रूप में देखा जा रहा है और भारत के बीच में अनदेखी नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ यहाँ पर एक देश है ये आपका ब्राजील, ये भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। फिर ये देश है यहाँ पर आपका जापान, ये भी एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। और ये ऑस्ट्रेलिया, ये भी एक शक्ति के रूप में। और दक्षिण अफ्रीका, ये कुछ ऐसे देश हैं जो एक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। यानी कि इन सब में आपस में कंपटीशन चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि अब केवल अमेरिका ही सबसे शक्तिशाली, तो अमेरिका के साथ साथ चाइना, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया तथा जापान जैसे देश भी, और रूस तो है ही फिलहाल वर्तमान में, और रूस, ठीक है। तो ये सारे देश क्या हुआ कि एक दूसरे को फिलहाल जो है एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कर रहे हैं। चलिए जी, भारत और उत्तर सोवियत देश एक स्थायी विरासत। देखो भाई, भारत के साथ रूस के कैसे संबंध रहे, अभी ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। अभी हमने सोवियत संघ और उसके विघटन और उसके कारण, उसकी विशेषताएं के बारे में बात की। इसके अलावा हमने शोक थेरेपी के बारे में बात की, उसका जो है, इसके बाद अमेरिका का वर्चस्व कैसे बढ़ा उसके बारे में बात की। इसके अलावा और जो देश थे वे भी अब कैसे जो है बढ़ते जा रहे हैं उनके बारे में बात की। अब भारत और सोवियत संघ यानी कि या उत्तर सोवियत देश यानी कि अमेरिका, सॉरी रूस और भारत के बीच में क्या संबंध रहे, किस तरह से ये दोनों देश जो है एक दूसरे को इन दोनों ने लाभ पहुंचाया, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत और उत्तर सोवियत देशों के बारे में एक स्थायी विरासत। भारत ने सभी उत्तर सोवियत देशों, विशेष रूप से रूस के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। यानी कि रूस के साथ में भारत के बहुत अच्छे संबंध है। आपके अगर बात करें तो आजादी से ही, यानी कि 1947 से लेकर आज तक रूस और भारत के संबंध अच्छे ही रहे हैं। भारत ने कभी भी जो है रूस का विरोध नहीं किया और ना ही कभी रूस ने भारत का विरोध किया है, बल्कि एक दूसरे को सहयोग दिया। जबकि अमेरिका के साथ कई बार भारत का सपोर्ट भी रहा है और कई बार अमेरिका ने भारत का विरोध भी किया है। भारत रूस संबंध भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोनों देश एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दृष्टि में साझा करते हैं, जहां कई शक्तियां सह अस्तित्व में हों। तो सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो भाई, रूस और भारत के बीच में क्या क्या जो है किस किस चीज को लेकर व्यापार होता है। एक तो रक्षा के क्षेत्र में आप ये हेडिंग लिख सकते हैं, रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सॉरी, रक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। यानी कि भारत जो है रूस से सबसे अधिक हथियार खरीदता है। रूस के सबसे ज्यादा हथियार जो खरीदता है कोई देश, तो वो है भारत। तो कुल मिलाकर भारत जो है वो रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। इससे रूस को फायदा होता है, रूस की इकोनॉमी को इससे फायदा हो रहा है। दूसरा, अंतरिक्ष, क्रायोजेनिक्स, रॉकेट जैसे क्षेत्रों में सहयोग। ये जो इंजन हैं जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, ये इंजन, रॉकेट, तो इसमें भी रूस का सहयोग है। इसमें भी रूस जो है भारत को सहयोग प्रदान करता है। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बात करें, भारत रूस से तेल और परमाणु ऊर्जा प्राप्त करता है। तो परमाणु ऊर्जा, इसके अलावा जो तेल है वो भी हम आयात करते हैं। कहां से? सऊदी अरब, ईरान, इराक के साथ साथ हम रूस से भी आयात करते हैं। तो ये भी जो है इससे रूस को फायदा होता है और भारत को भी फायदा हो रहा है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, कश्मीर जैसे मुद्दों पर रूस ने हमेशा ऐतिहासिक रूप से भारत का ही समर्थन किया है। तो हमेशा पाकिस्तान का कभी रूस ने सपोर्ट नहीं किया, इसने हमेशा भारत का ही सपोर्ट किया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो रूस जो है वो भारत का एक अच्छा मित्र रहा है आपका 1947 से ही और अब तक भी। अब रूस और भारत के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। भाई, भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है तथा भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास रहा है। रूस में हिंदी फिल्में काफी चलन में रही हैं, यानी कि जिससे राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक की यहाँ पर जो फिल्में हैं वो रिलीज होती हैं। तो कुल मिलाकर रूस में भारत की फिल्में भी रिलीज होती हैं, तो भारतीय सिनेमा को भी इससे फायदा होता है। भारत एवं रूस बहुध्रुवीय विश्व बनाने के पक्ष में थे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शक्तियां मौजूद हों और सुरक्षा का दायित्व सामूहिक रूप से सभी देशों को दिया जाए, ये दोनों देश इसके जो है समर्थक रहे हैं। इसी प्रकार दोनों देशों के अन्य सपने भी हैं, जैसे क्षेत्रीयता को प्राथमिकता मिले, यानी कि अपने क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का हल बातचीत से निपटाया जाए,
प्रत्येक देश की अपनी स्वतंत्र नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा निर्णय लिया जाए, यानी कि देश आपस में ना लड़ें, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो उनके बारे में जो है उनके आपसी मनमुटाव को, उनके आपसी झगड़ों को बंद करवाए या समाप्त करवाए, जिसके लिए इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। दोनों देशों के मध्य वर्ष 2001 में सामरिक समझौते के रूप में 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 2001 में भारत और रूस के बीच में लगभग 80 समझौते हुए थे, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा रूस से भारत को लाभ क्या क्या होता है? देखो, रूस से भारत को क्या लाभ हुआ उसके बारे में बात करेंगे। पहले रूस के साथ संधि और मित्रता करने के निम्नलिखित लाभ हैं भारत को। क्या क्या लाभ हैं भाई? एक तो कश्मीर के संबंध पर, कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा रूस ने भारत का समर्थन किया है, पाकिस्तान के खिलाफ रहता है हमेशा। दूसरा, अंतरिक्ष उद्योग में क्रायोजेनिक रॉकेट की प्राप्ति, यानी कि हमको जो अंतरिक्ष में हम सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं, रॉकेट जो छोड़ते हैं, उसका जो क्रायोजेनिक्स जो रॉकेट है वो हमें रूस से ही प्राप्त होता है। दूसरा, ऊर्जा की आपूर्ति, यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे को करते हैं, तो ये भी भारत को फायदा है। पश्चिम एशिया में पहुंच बनाना, जो पश्चिम के देशों के साथ में जो व्यापार वगैरह होता है तो वो हम रूस के माध्यम से ही ज्यादातर करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा देश रूस ही है। चीन के साथ संबंधों में संतुलन बनाने में भी लाभ हमको प्राप्त होता है रूस के, क्योंकि रूस भी एक बड़ी शक्ति है एशिया के क्षेत्र में, और चाइना को नियंत्रण में करने के लिए हमें रूस के सपोर्ट में जाना पड़ता है, तो ये भी एक फायदा लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रूस को क्या फायदा है, रूस को भारत से क्या लाभ हो रहा भाई? रूस को भी भारत के, देखो जब भारत को लाभ हो रहा तो उसको भी लाभ होगा। भारत के साथ संधि और मित्रता करने से रूस को निम्न क्षेत्रों में लाभ मिले हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, भाई रूस का माल बिक रहा है, उसके हथियार खरीदते हैं, तथा भारतीय सेना को अधिकांश सेना संबंधित आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति रूस से ही की जाती है। तो भारत में जो सेना के हथियार हैं जितने भी ज्यादातर, वे हम जो है रूस से ही आयात करते हैं, तो रूस को जो है इसका लाभ मिलता है कि उसके लिए जो है रूस को एक बाजार मिल रहा है एक तरह से। दूसरा, तेल का आयातक, तेल अपना तेल बेचता है, तेल का आयातक होने के कारण भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का रूस से ऊर्जा आयात को बढ़ाना रूस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस अपना तेल वगैरह जो है भारत को बेचता है। रूस भारत की परमाणविक योजना रूस के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जो आपका मिसाइल वगैरह बनाता है, परमाणु हथियार बनाता है, तो उसमें भी रूस से ही सामान मंगाया जाता है, तो वो भी उसके लिए लाभदायक है। तो इन सबसे क्या हो रहा है, रूस को भी फायदा हो रहा है। अब 21वीं सदी में अरब स्प्रिंग यानी कि अरब क्रांति, ये भी एक टॉपिक दिया गया, लास्ट टॉपिक है भाई, इसको भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, लेकिन पूरा चैप्टर मैंने आपका कवर कर लिया है। इस चैप्टर जो है इस वीडियो में ही, एक ही वीडियो में मैंने आपका लगभग सारा यानी कि जो पूरा चैप्टर है उसको मैंने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। तो कुछ भी छोड़ के हम इसमें नहीं चल रहे, तो अब इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा जो है यानी कि लगभग 10 से 12 मिनट और लगेगी आपकी, और ये चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आए, अब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। दूसरी बात, अब अलग से आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि मैंने आपका लगभग देखो इसी तरह से पूरे जितने भी चैप्टर रहेंगे 15 के 15 सबको मैं डिटेल से इसमें पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल विस्तार से। कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप पिछले सालों के एग्जाम जो है जो क्वेश्चन होंगे वे उठाकर देख लेना, प्री बोर्ड हुए हैं आपके, बोर्ड के एग्जाम होंगे, उन सब में उठाकर देखना। सारे क्वेश्चन आपके जो है ये जो आपकी जो 15 क्लास आएगी पॉलिटिकल साइंस में, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि आपका इससे बाहर आ जाए, नहीं तो लगभग आपका जो है 90% जो क्वेश्चन मिलेंगे आपके यहीं से आपको मिलने वाले हैं। चलिए जी, अब देख लेते हैं जल्दी से भाई 21वीं सदी में अरब स्प्रिंग क्या है, अरब क्रांति क्या है। कभी इससे भी एग्जाम आज जो है भाई एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत इसके लिख सकते हैं, या शॉर्ट में आ जाए यहाँ से। तो देखो, अरब स्प्रिंग वर्ष 2010 में मध्य पूर्व में फैले सरकार विरोधी या विद्रोहों और सशस्त्र विद्रोहों की एक श्रृंखला थी, तो उसी को कहा गया अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग मध्य पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है, यानी कि इसमें कह सकते हैं आपके कौन से देश आएंगे, तो 21वीं सदी में पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए नए विकास का उदय हुआ, उसी को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना गया या अरब क्रांति कहा गया। जैसे इसमें बहुत सारे देश आते हैं, ईरान है, इराक है, ठीक है, ट्यूनीशिया है, ये सारे देश क्या हैं, इन देशों में एक तरह से लोकतंत्र की लहर उठी। ट्यूनीशिया में उभरते अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा ली, जहां लोगों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी के खिलाफ संघर्ष शुरू किया।
यह विरोध बाद में एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया, क्योंकि लोगों ने निरंकुश तानाशाही को मौजूदा समस्याओं का कारण बताया। तो ट्यूनीशिया जो है आपका, यहां पर क्या हुआ कि यहां पर अरब स्प्रिंग की जड़ें जम गई एक तरह से 2010 के बाद, क्योंकि यहां पर एक तरह से क्या था, पहले तानाशाह था यानी कि राजतंत्र था, लेकिन वहां पर क्या करा, लोगों ने उसका विरोध किया और उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, एक राष्ट्रीय आंदोलन को जो है जन्म दिया। ट्यूनीशिया में शुरू हुई लोकतंत्र की मांग पश्चिम एशिया के मुस्लिम बहुल अरब देशों में फैल गई। जैसे होनस की मुबारक होसनी होसनी मुबारक जो वर्ष 1979 में मिस्र में सत्ता में थे, से बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक विरोधी के परिणाम स्वरूप सत्ता छीन ली गई। जो मिस्र के जो एक तरह से शासक थे, राजा थे, तो 1979 में क्या हुआ, जनता ने उनके खिलाफ आंदोलन किया और उनसे सत्ता छीन ली गई, यानी कि उनको सत्ता से हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त अरब स्प्रिंग का प्रभाव यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया में भी दिखाई दिया। यहां लोगों के इसी तरह के विरोध के कारण पूरे क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागृति उत्पन्न हुई। उसमें ईरान, इराक भी आए फिर बाद में। तो इस पूरे क्षेत्र में क्या हुआ, एक तरह से लोकतंत्र की आवाज बुलंद हुई और राजतंत्र को समाप्त किया, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या था कि राजतंत्र था। इन मुस्लिम कंट्रियों में सारा क्या था, एक तरह से राजतंत्र था, राज परिवार ही एक तरह से शासन करता था। तो उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसके खिलाफ जो क्रांति हुई, उसी को अरब क्रांति कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो जी आगे देखेंगे अरब क्रांति के उद्देश्य क्या थे। तो अरब क्रांति के उद्देश्यों की अगर बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता और शासन में सुधार करना सबसे पहला उद्देश्य इनका यही था कि भाई राजनीतिक स्वतंत्रता हो, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, जनता को वोट देने का अधिकार हो और शासन में सुधार किया जाए। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसके बाद तानाशाही की जगह लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया गया, यानी कि जो राजतंत्र था उसको समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की जाए। ये दूसरा उद्देश्य था अरब क्रांति का। इसके अलावा और क्या रहा भाई, शिक्षा का विकास, रोजगार के बेहतर अवसर उत्पादन किए जाए। अरब क्रांति का यह भी उद्देश्य था कि लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए और उनका विकास हो तथा लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि वे अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सके। तो अरब स्प्रिंग के कारण क्या थे, अब कारणों की बात, ये तो उद्देश्य देखे, अब कारण के बारे में भी बात कर रहे हैं। देखो अगर क्वेश्चन आ गया तुम्हारा कि अरब स्प्रिंग क्या था, इसके बारे में बताएं, इसकी परिभाषा लिखें और इसके उद्देश्य और कारण लिखें, तो ये भी आप आसानी से इसमें लिख सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग में भी आ गया तो अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग के क्या क्या कारण थे उनको देख लेते हैं। एक तो कारण था गरीबी, बेरोजगारी। वर्षों से इन देशों में गरीबी और बेरोजगारी की दर जो थी वो बहुत ज्यादा उच्च थी, यानी कि लोग गरीब थे और बेरोजगार थे। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की लोगों ने आलोचना शुरू कर दी कि भाई सरकार जो है लोगों को रोजगार नहीं दे रही और गरीबी समाप्त नहीं कर रही। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देखोगे भारत में अगर देखा जाए तो गरीबी की हालत जो है वही की वही है जो पहले थी, और रोजगार के सारे साधन बंद कर दिए गए लगभग। बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी लॉकडाउन के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या अभी हाल फिलहाल में भारत में भी हो रही है। भारत में लगभग अगर हम बात करें युवाओं की तो लगभग 90% या 70 या 80 से 90% युवा ऐसे हैं, पढ़े लिखे युवा, जो रोजगार की तलाश में बेचारे इधर से उधर भटक रहे हैं। तो इसी तरह से जो है उस क्षेत्र में हुई। इसके अलावा मध्य पूर्व में सत्तावादी शासन, मध्य पूर्व के सभी देशों में दमनकारी अधिनायकवादी शासन था, यानी कुल मिलाकर एक तरह से राजतंत्र था। ट्यूनीशिया में बेन अली, मिस्र में होसनी मुबारक, लीबिया में गद्दाफी जैसे लोगों का शासन था। ये एक तरह से राजा थे वहां के लिए, और सभी शासकों ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग किया, यानी कि एक तरह से तानाशाह थे, अपनी मर्जी से इन लोगों ने शासन किया, जनता पर अत्याचार किए। तो जनता ने क्या किया, जनता इनके खिलाफ होगी और आंदोलन शुरू कर दिया। इसके अलावा भ्रष्टाचार, इन देशों में भ्रष्टाचार आपका चरम पर था, और इन देशों के सत्ताधारी शासकों के करीबी लोग व्यवसाय और अन्य राजनीतिक मामलों व सरकारी काम में हस्तक्षेप करते थे। यानी कि कुल मिलाकर जो है, जो इनके रिश्तेदार थे, इनके मित्र थे शासकों के या राजाओं के, तो उन लोगों ने क्या करा, एक तरह से पूरे देश को अपने नियंत्रण में कर लिया, यानी कि जनता पर अत्याचार करने शुरू करे, राजनीतिक मामलों में, सरकारी कामों में उनके हस्तक्षेप होने शुरू हो गए, जिस कारण वहां भ्रष्टाचार का स्तर काफी
बढ़ गया। इस कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई। जब अर्थव्यवस्था खराब होगी तो जनता परेशान होगी, जनता परेशान हुई तो जनता ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। सिविल सोसाइटी व सेना की सक्रियता, सिविल सोसाइटी ने लोगों के बीच जाकर उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया ताकि जनता विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सके। यानी कुछ ऐसे एनजीओ चलाए गए, कुछ ऐसे आंदोलन चलाए गए लोगों के बीच में कि भाई आपके हित में काम किया जाएगा, इसे जो है तानाशाह को समाप्त किया जाएगा। तो जनता क्या हुआ, जनता उनके साथ में होली। तो साथ ही सेना ने भी विरोध प्रदर्शनों को रोकने में कोई विशेष रुचि नहीं ली। यानी कि कुल मिलाकर जो सेना थी, सेना ने भी राजा का जो है साथ छोड़ दिया और जनता के हित में वे भी आपके लगने लगे। यानी कि जनता को उन्होंने रोका नहीं, जनता के जो आंदोलन थे उन पर नियंत्रण सेना ने भी करना बंद कर दिया, जिस कारण वहां पर तानाशाही तंत्र समाप्त हो गया। सोशल मीडिया का प्रभाव, सोशल मीडिया ने अरब स्प्रिंग के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। अरब स्प्रिंग के दौरान कई लोग अन्याय की घटनाओं को अपने ब्लॉग, फेसबुक, ट्विटर पर प्रदर्शित करने लगे, यूट्यूब पर डालने लगे, फेसबुक पर डालने लगे, जिससे जनता को पता लगने लगा, लोगों के बीच में जागरूकता फैलने लगी। तो उससे क्या हुआ कि सोशल मीडिया का भी प्रभाव बढ़ा और वे भी शासक के खिलाफ हो गए, यानी कि राजा के खिलाफ हो गए। अरब स्प्रिंग के परिणाम क्या रहे, अब जब परिणाम भी देख लो थोड़े से, तो अरब स्प्रिंग के विभिन्न परिणाम रहे, उनको एक बार देख लेते हैं, थोड़े से हैं। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेन अली को उनके पद से हटा दिया गया, तो ट्यूनीशिया में लोकतंत्र स्थापित हुआ एक तरह से। मिस्र के राष्ट्रपति होसनी मुबारक को शासन से निष्कासित कर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार लीबिया में गृह युद्ध के दौरान गद्दाफी मारा गया। तो मिस्र में भी, ट्यूनीशिया में भी और लीबिया में भी शासकों को हटा दिया गया, जनता ने उनको हटा दिया और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना की। इसके अलावा यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को सत्ता छोड़नी पड़ी, इन्होंने भी अपनी सत्ता छोड़ दी और सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत होगी। तो सीरिया में गृह युद्ध हो गया। कुछ अन्य देशों में भी संवैधानिक सुधार पेश किए गए। तो इनके साथ साथ क्या हुआ, देखो ट्यूनीशिया, मिस्र, यमन, सीरिया, इनमें तो हुए परिवर्तन, लोकतंत्र की स्थापना हुई। अन्य देशों जैसे मान लो सऊदी अरब में भी, सऊदी अरब में भी आज क्या है कि स्थानीय चुनाव होने लगे, वहां पर भी जनता को वोट डालने का अधिकार भी दिया गया और वहां पर क्या है कि चुनाव लड़ने का भी अधिकार महिलाओं को भी दिया गया। तो महिलाओं को भी और आम नागरिकों को भी वोट डालने का और अपने मेयर वगैरह चुनने का, अपने पार्षद वगैरह चुनने का अधिकार दिया गया सऊदी अरब जैसे देशों में भी। जबकि ईरान, इराक में भी लोकतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, इधर आपका अफगानिस्तान में भी लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल फिर जो है वर्तमान में अगर बात करें तो फिलहाल वहां भी तालिबान की जो है सत्ता स्थापित है। तो कई देशों में इस तरह से जो है बदलाव आपको देखने को मिले। इसके बारे में आप इसके परिणाम लिख सकते हैं। तो अरब स्प्रिंग के बहुत सारे परिणाम हुए, उन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। तो अरब स्प्रिंग की परिभाषा, इसके उद्देश्य, इसके कारण और इसके परिणाम क्या हुए, ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये भाई आपका चैप्टर था, ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। और अगला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा सत्ता के समकालीन केंद्र। दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा सत्ता के समकालीन केंद्र। उसमें हमको 4 टॉपिक पढ़ने, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो लगभग 1 ही घंटे में खत्म हो जाएगा। ये क्लास थोड़ी बड़ी होगी आपकी, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरुआत में, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और मैंने कोई भी टॉपिक इसमें आपका नहीं छोड़ा। कुछ भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन से जो है इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। इसी तरह से सारे चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा बिल्कुल। और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब इतना आपके पास में टाइम है भी नहीं। इन वीडियो को जितनी भी बार हो सके 2 बार, 3 बार, 4 बार आप देख लो। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके याद नहीं हो रहे या आपको जो ध्यान रखने, उनको नोट करते रहा करो। जैसे आपको सन बताए, मैंने कुछ नाम बताए हैं नेताओं के, ठीक है, कुछ देशों के नाम लिए हैं, तो उनके नाम